ये है दूसरा वीडियो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का जो हम पेपर 1 कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री आता है, आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। हमारा है एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। उसका जो पहला चैप्टर होता है कि इतिहास से पहले का मानव क्या था, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा बड़े पहले का वीडियो था, उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है ये। अफ्रीका क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अफ्रीका जो है वो इंसान का, मानवता का पालना है। क्योंकि सबसे पहला इंसान जो हम जानते हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस, वो इसी महाद्वीप से था, वहाँ के रेन फॉरेस्ट से था। वो घास के मैदान में गया, फिर इसके बाद एक नई स्पीसीज आई उसी से होते हुए, इसका नाम है होमो हैबिलस। और उसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले माइग्रेशन किया था, वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप छोड़ के गया था और अलग अलग जगहों में वो बसे, यूरोप, एशिया, अलग जगहों में बसे। तो यहाँ से अफ्रीका से ही शुरुआत होती है हमारे मानवता की। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्रेडल है। क्रेडल यानी कि पालना। हम डिटेल में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, पूरे वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और आपको कोई भी सुझाव देना हो या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ या फिर ये कुछ कमी रहेगी, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे भी हेल्प होगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है और क्या चीज़ कोई जानना चाहता है। सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जो मैंने पिछले वीडियो में डायग्राम में समझाया था, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसान का जो विकास है उसकी शुरुआत होती इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से, यानी कि जो भूमध्य रेखा में जो आपका जो जंगल होते हैं उस फॉरेस्ट से, यानी कि हम कह सकते हैं घने वर्षावन में। इक्वेटोरियल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, ये एक्चुअली ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। जो ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे अभी कोर्स में, वो समझ जाएगी। पर हिस्ट्री में हमें इतना ज्योग्राफी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक पता होना चाहिए। जब कोई ज्योग्राफी की क्लास होगी तो फिर वो उसमें होगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का मतलब वो है कि अफ्रीका के जो घने जंगल थे, वहाँ से इंसान की शुरुआत होती है। द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कुड हैव प्रॉम्प्टेड ह्यूमंस टू माइग्रेट आउटसाइड द फॉरेस्ट। यानी कि सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों इंसान घने जंगलों से निकल के घास के मैदान में गया, क्योंकि वो तो पहले से बसा था वहाँ पे। तो इसका सीधा साधा जवाब हमें ये मिलता है कि वहाँ पे ज़रूर रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। अब किस तरह के रिसोर्सेज? ऑब्वियसली खाने पीने का रिसोर्सेज, या फिर मतलब कोई ना कोई जीव होगा जो उसको कॉम्पिटिशन दे रहा होगा खाने पीने को लेकर, या फिर उसका शिकार कर रहा होगा। ऐसे भी होने को हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कोई शिकारी हो वहाँ पर, और उस शिकारी से बचने के लिए वो घास के मैदान को घने जंगलों को छोड़ के घास के मैदान में आ गया। क्योंकि कोई ना कोई वजह चाहिए होगी कि क्यों एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो नहीं गया होगा घने जंगल में, एक बहुत बड़ा समूह गया होगा। तो जब एक बहुत बड़ा समूह जाता है तो कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, क्योंकि एक तो कोई भी जा सकते, एक आ 2 3 10 12 तो कोई भी जा सकते, है ना। पर जब एक समूह जाता है तो कोई ना कोई वजह होती है। तो रिसोर्सेज की कमी, यानी कि खाने पीने की कमी, रिसोर्सेज की कमी क्यों हुई होगी? हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ पे खाना पीना कम हो गया होगा, या फिर वहाँ पे कोई इनका एक कॉम्पिटिटर आ गया होगा ऑस्ट्रोलोपिथेकस का, जिसकी वजह से खाना पीना कम हो रहा होगा, या फिर ऑस्ट्रोलोपिथेकस का ही कोई ना कोई शिकारी आ गया होगा जो उसका शिकार कर रहा होगा, और इससे बचने के लिए उसने घने जंगलों को छोड़ दिया। तो वजह बहुत सारी होने को हो सकती है। फर्दर दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द ग्रासलैंड, ये घास के मैदान में जाना शुरू कर दिया इन्होंने। ग्रासलैंड प्रोवाइडेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इवोल्यूशन, यानी कि विकास के लिए, क्रमिक विकास के लिए, ऑस्ट्रोपिथिकस के क्रमिक विकास के लिए घास के मैदान ने नई अपॉर्चुनिटीज़ दी, यानी कि नए मौके दिए। इंक्रीज क्रेनाइल कैपेसिटी ड्यू टू द डेंजर ऑफ एनिमल्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट, उनका जो क्रेनाइल कैपेसिटी था वो बढ़ गया, इनका खोपड़ी का जो साइज था वो बढ़ता चला गया, ड्यू टू द डेंजर ऑफ एनिमल्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट। वातावरण चेंज हुआ है, अब नए वातावरण में गए तो अलग अलग उनके शरीर में भी अब चेंजेस आ रहे। इंसान जो आज का है वो बुद्धिमान है, सभी जीवों में हमें देखते हैं। इसकी वजह यह कि उसका दिमाग बढ़ता गया है लाखों सालों में पहले के मुकाबले हमेशा, और दिमाग इसका बड़ा है, लेकिन उसका साइज, बॉडी का साइज नहीं बढ़ा, और दिमाग बड़ा होता है क्या।
अगर दिमाग बड़ा होता है साइज़ के हिसाब से, बॉडी के बाकी साइज़ के हिसाब से, तो बुद्धिमत्ता भी उतनी बढ़ती है। क्योंकि ऐसा तो हाथी का दिमाग भी बहुत बड़ा है, व्हेल का दिमाग भी बहुत बड़ा है। अगर हम व्हेल के दिमाग को देखेंगे तो शायद वो इंसान से भी बड़ा होगा, लेकिन उसके साइज़ के हिसाब से, पूरे बॉडी के साइज़ के हिसाब से वो छोटा है। लेकिन इंसान का दिमाग उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी बॉडी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से उससे बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, न्यूरॉन सेल ज़्यादा है उसमें। और दिमाग बड़ा है इसका ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उसकी खोपड़ी का साइज ज़्यादा है। ड्यू टू दी एब्सेंटिज्म ऑफ टॉल ट्रीज इन द ग्रासलैंड एरिया, नाउ द हैंड्स ऑफ प्राइमेट्स वेयर फ्री विच स्टार्टेड बायपेडलिज्म, यानी कि मूवमेंट ऑन फीट। पहले हम देखते हैं कि बायपेडलिज्म क्या होता है। कोई भी जीव जब जब अपने पाँव पे यानी कि फिट पे चलता है तो उस समय कहते हैं बायपेडलिज्म। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अब लंबे पैर नहीं हैं। जब ऑस्ट्रोपिटेकस यानी कि इंसान का जो शुरुआती रूप है, वो जब घने जंगलों में रहता था तो वो पैरों के ऊपर छलांग मारता था, जैसे आज के हम चिंपैंजी को देखते हैं। तो उसको सीधे चलने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको सीधे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़मीन में चलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो दो पाँव में भी नहीं चल रहा है, वो बस छलांग मारे जा रहा है और उसकी हेल्प करने के लिए पूँछ है। तो हम देखते हैं जो शुरुआत का इंसान था उसकी एक लंबी पूँछ थी ताकि वो आसानी से छलांग मार सके। पूँछ इसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जैसे वो घास के मैदान में जाता है उसके लिए पूँछ इतनी काम की नहीं रही, उसके लिए हाथ काम के हो गए। क्योंकि एक तो ये पाँव से दो पाँव से चलता है, इसलिए बायोपेडलिज्म की शुरुआत हुई घास के मैदान में आने के बाद। फिर क्योंकि घास के मैदान में आ गया तो अब वो ऊंचाई में नहीं है, समतल जगह में। अब आगे क्या जीव है, क्या खतरा है, उसके लिए उसे उचकना पड़ता है। उचकने की वजह से उस इंसान की रीढ़ की हड्डी बैकबोन सीधी हुई है, और बैकबोन सीधी होने की वजह से ही बायपेडलिज्म शुरू हो पाएगी। क्योंकि अगर बैकबोन सीधी नहीं होगी तो इंसान दो पाँव पे नहीं चल पाएगा। और अब पूँछ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घास के मैदान में वो पूँछ का क्या लाभ है? घने जंगलों में तो पूँछ छलांग लगाने में हेल्प कर देती, लेकिन क्योंकि अब घने जंगल नहीं है, लंबे लंबे पेड़ नहीं है, तो इंसान छलांग नहीं मार सकता। तो छलांग ही नहीं मार रहा है तो फिर उसको पूँछ क्यों चाहिए? पूँछ नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया हाथ और पाँव। हाथ से वो टूल बनाएगा, शिकार करेगा, ये सब। एज द ग्रासलैंड कैच फायर ड्यूरिंग समर दे डिस्कवर फायर। कभी कभी घास के मैदानों में आग लग गई गर्मियों के टाइम, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्म में वैसे ही वातावरण में हीट है, पानी की मात्रा कम है, मॉइस्चर कम है। और घास के मैदान आप देखोगे कि उसमें तेज़ से हवा चलती है, हवा का मूवमेंट बहुत तेज़ होता है। हवा का जब मूवमेंट तेज़ हुआ तो घास के मैदान में जो घासें थी उन्होंने आपस में टकराए, और टकराने की वजह से फ्रिक्शन हुआ। अब फ्रिक्शन ने गर्मी पैदा की तो आग लग गई, और एक बार जैसे ही आग लग गई वो एकदम फैल जाती है घास के मैदान में। और इससे क्या होता है कि जीव तो मरते ही है, बहुत सारे जीव मर जाते हैं, लेकिन ये एक नए जीवन की शुरुआत भी होती है। क्योंकि जब घास का मैदान जलता है तो राख बन जाती है, और ये राख जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, और ये नए पौधों के लिए खाद का काम करती है। इसलिए जो आग जो लग जाती है कभी कभार, वो काफ़ी लाभदायक चीज़ भी है नए जीवन के लिए। लगने से तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का, क्योंकि बहुत सारे जीव मर जाते हैं, पूरे के पूरे जंगल बर्बाद हो गए। लेकिन उसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे हम सुनते हैं कि डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन होते हैं, यानी कि जब विनाश होता है उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो वैसे ही कि आग लग गई घास के मैदान में, तो अब घास के मैदान तो जल जाएगा, लेकिन वही जो जली हुई राख होगी वो एक फर्टिलाइजेशन का क्या बोलती है उसको, मतलब फर्टाइल भूमि बनाएगी उसको। और उसी से इंसान को फिर आग की खोज हुई, इंसान को आग के बारे में मालूम चला। प्रीवियसली इन द फॉरेस्ट रीजन दे रिलाइड ऑन फूड गैदरिंग। पहले जब इंसान घने जंगलों में रहते थे तो फूड गैदरिंग में ज़्यादा उनका ध्यान था, यानी कि खाने को इकट्ठा करते थे जगह जगह जाके। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर दे फोकस्ड ऑन हंटिंग। क्योंकि पहले आप देखोगे जब तक आग की शुरुआत नहीं हुई है, इंसान के दांत उतने निकुली नहीं है कि वो आसानी से चबा पाए मीट को, और पाचन तंत्र भी उतना अच्छा नहीं कि वो कच्चा मीट हर टाइम खा पाए। मुश्किल टाइम में कुछ मिल नहीं रहा है, चलो तब तो खा लिया मीट, पर एक रेगुलर डाइट में वो मीट को यूज़ नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता था पहले घने जंगल में, क्योंकि उसके दांत ऐसे नहीं थे, उसका डाइजेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। लेकिन जब उसको आग मिल गई है तो आग की वजह से क्या हो गया कि अब वो मीट को पका सकता है। जब पका हुआ मीट है उसको चबाना ज़्यादा आसान हो गया दांतों के लिए, और डाइजेस्ट करना भी ज़्यादा
आसान हो गया अब। तो फायर की वजह से इंसान ने हंटिंग करना शुरुआत कर दी, यानी कि वो शिकार करना चालू कर दिया। आगे पढ़ते क्या है, दे स्टार्टेड टू ईट कुकड मीट आफ्टर विच देयर डाइजेशन सिस्टम चेंज। हम देखेंगे कि इंसानों ने अब पकाना शुरू कर दिया मीट को, इसके बाद से उनका डाइजेशन सिस्टम चेंज हो गया। क्योंकि आप खुद देखो कि हम जो भी डाइट खाते हैं, लंबे समय तक हम जो डाइट खाते हैं वैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम उसके हिसाब से बन जाता है। जब तक इंसान घने जंगलों में था तो वो साग सब्जी ज़्यादा खाता था, फल खाता था, क्योंकि वो ऊंचाई वाले पेड़ में वहाँ पर रहता था, उसका घर था, तो वहाँ पे फल फूल होते थे, तो फल फूल ज़्यादा खाता था। या कोई जड़ मिल गई, कोई सब्जी उसको मिल गई, जंगली सब्जी मिल गई, वो खाता था वो। तो उसका डाइजेशन सिस्टम शाकाहारी चीज़ों के हिसाब से बना हुआ था। लेकिन वो जैसे वो घास के मैदान में गया, वो अब मीट खा पा रहा है, क्योंकि उसको आग के बारे में पता चल चुका है। वो जानता है कि आग से मीट को अच्छे से पकाया जा सकता है। अब जब वो रेगुलरली मीट खा रहा है तो इसका डाइजेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है इंसान का। तो शुरुआत के इंसान था, यानी कि ऑस्ट्रोपिटेकस का या फिर होमो हेबिलिस का। एज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स इन द ग्रासलैंड, दे यूज्ड टू पीप ऑफ द टॉल ग्रास। यानी कि अब जैसे मैंने पहले बोला कि पहले वो घने जंगल में थे तो आसानी से देख सकता था वो ऑस्ट्रोपिटेकस की आगे क्या है, कौन सा शिकारी है, उसको देख पाता था। पर जैसे वो घास के मैदान में आया, वो अब देख नहीं पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या है। तो उससे बचने के लिए उसे उचकना पड़ रहा है, पीप आउट। यहाँ पे लिखा है कि आप देखोगे पीप आउट यानी कि वो उछल रहा है ये देखने के लिए आगे क्या है। इसी की वजह से इंसान की, शुरुआत वाले इंसान की बैकबोन सीधी हुई है। आज हम सबकी बैकबोन सीधी है, पर एक टाइम हमारी बैकबोन सीधी नहीं थी, वो मुड़ी हुई थी, मतलब एकदम सीधी नहीं थी। They used to peep out of the tall grass which might have ultimately helped in straightening their back। यानी कि उचकने की वजह से ही इंसान की जो बैकबोन हुई वो सीधी हुई है। क्रेनाइल साइज ऑफ द स्केल, वही हम कह रहे थे, मैं कह रहा था कि क्रेनाइल जो साइज करे, इसका मतलब होता है स्कल का साइज। खोपड़ी का साइज बढ़ेगा तभी दिमाग, ब्रेन का साइज बढ़ेगा, क्योंकि छोटी खोपड़ी होगी तो बड़ा दिमाग कैसे उस पर फिट खाएगा। क्योंकि खोपड़ी एक केस का काम करेगी, एक कवर का काम करती है दिमाग को बचाने के लिए खोपड़ी बनी है। जितनी खोपड़ी होगी उतना दिमाग का साइज होगा। ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग, यानी कि जैसे ही हम देखते हैं घने जंगलों से ऑस्ट्रोपिटेकस निकल के गया है घास के मैदान में, वैसे हम देख रहे हैं कि इंसान का विकास हुआ है। विकास किस रूप में हुआ है, इसका डाइजेशन सिस्टम चेंज हुआ है, पर मेनली इसका क्रेनियल साइज यानी खोपड़ी का साइज बढ़ा है। जैसे उसकी खोपड़ी का साइज बढ़ना चालू हो गया, उसका दिमाग का साइज बढ़ा, वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, और उसकी इसकी बैकबोन सीधी हो रही है। जब बैकबोन सीधी हो रही है तो वो अब सीधा चल पा रहा है, यानी कि बाइपेडलिज्म की शुरुआत हो रही है। इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स दे स्टार्टेड यूजिंग रॉक्स विच ऑल्सो गेव राइज टू द स्टोन एज। यानी कि अब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों शुरुआत का इंसान स्टोन का यूज़ कर रहा है? एक तो वो पत्थरों से टूल बना रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहा है, जैसे कि कुल्हाड़ी टाइप का, कुल्हाड़ी जैसे लोहे की बनती है, पर उस समय लोहे की खोलनी हुई थी तो पत्थरों की हुई थी, तो पत्थरों से कुल्हाड़ी जैसा बना रहा है ताकि वो शिकार कर पाए या अपने मीट को चीर फाड़ कर पाए। और साथ ही साथ वो स्टोन का यूज़ इसलिए भी करता है ताकि वो आग जला पाए। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर कभी आग लगी घास के मैदान में, इंसान ने पका मीट खा लिया, लेकिन अगर उसको हर दिन मीट खाना है या फिर वो हर दिन शिकार कर रहा है, तो उसका फायर में काबू होना चाहिए, क्योंकि वो खुद फायर जनरेट कर पाए, पैदा कर पाए और उसको बुझा पाए। ऐसा उसके पास कोई तरीका होना चाहिए। और हम जानते हैं कि स्टोन को टकराने से जब फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है तो हम देखते हैं कि आग लग जाती है। तो स्टोन का दो यूज़ किया शुरुआत के मानवों ने। एक तो उन्होंने इससे टूल बनाए ताकि वो शिकार कर पाए, कुछ चीर फाड़ कर पाए, खुद को बचा पाए। साथ ही साथ आग को पैदा करने में भी स्टोन का यूज़ हुआ है। तो ये हम लोगों का अभी वीडियो है, जो अफ्रीका वाला जो हिस्सा था वो 2 भागों में कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। धन्यवाद आपका।